चैप्टर 14 है ऊर्जा का स्रोत। ये क्लास 10th का चैप्टर 14 है ना। इसमें हम लोग पेट्रोलियम तक के पढ़े थे। आगे हम लोग का है पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोल के भंजक आसवन से पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता है। पेट्रोल को जब अलग अलग पेट्रोल से जब अलग अलग ईंधन हम प्राप्त करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग भंजक आसवन कहते हैं। तो पेट्रोल के भंजक आसवन से पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस? पेट्रोलियम गैस। और इस गैस का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन होता है, जबकि कुछ मात्रा में एथेन एवं प्रोपेन भी रहता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में इस गैस में ब्यूटेन होता है, लेकिन एथेन और प्रोपेन भी इसमें रहता है। पेट्रोलियम गैस के द्रव को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं और द्रवित पेट्रोलियम गैस को हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी शॉर्ट में LPG कहते हैं। आदर्श ईंधन के सभी गुण इसमें मौजूद होते हैं। जितना भी जो भी गुण है ईंधन का है ना, तो इसमें मौजूद होते हैं और इसके कारण इन्हें घरेलू ईंधन के रूप में भी प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो यही है C4H10 ब्यूटेन। और इसी को जब कम ताप पे उच्च दाब पर अभिक्रिया किया जाता है समझो, तो एक प्रकार को क्या किया जाता है कि LPG प्राप्त होता है। कम ताप पर जब इसको जलाया जाता है और उच्च दाब दिया जाता है तो ये LPG बन जाता है। तो ये है पेट्रोलियम गैस है ये, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्राकृतिक गैस है। तो जो प्राकृतिक गैस है वो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन का मतलब है कि जीवों से बंधन है ना, जीव के अवशेष से बना हुआ ईंधन। इसका निर्माण सूक्ष्म जीवों के लाखों वर्ष तक जमीन के अंदर मंद मतलब कि धीरे धीरे अपघटन से हुआ है। इसका मुख्य घटक मेथेन होता है और हमारे देश में बम्बई हाईवे एंड हाई लिखल है, बम्बई हाईवे होना चाहिए, और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा, त्रिपुरा, असम, गुजरात, राजस्थान आदि स्थानों में लगभग 100 मिलियन घन मीटर का विशाल भंडार है। तो हम लोग यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्राकृतिक गैस है वो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है ना, और इसका जो निर्माण है छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के लाखों वर्ष तक में ज़मीन के अंदर जब वो दबा और वो अपघटन हुआ तब जाके ये गैस बना है। और इस गैस का जो मुख्य घटक है वो मेथेन है, ठीक है। तो यहाँ तो सवाल ऐसा बन सकता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, तो हम लोग बोलेंगे मीथेन। हमारे देश में बता रहा है कि इन जगहों में क्या होता है कि पाया जाता है मीथेन गैस, और 100 मिलियन मीटर क्यूब का विशाल भंडार है इन जगहों में। कहता है कि जब प्राकृतिक गैस को उच्च दाब दिया जाता है तो वह संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस CNG गैस बन जाता है। इसमें कहने का मतलब जब मेथेन गैस को उच्च दाब है ना कम ताप पर और उचित दाब दिया जाता है तो CNG बन जाता है। ये CNG को LPG भी कहते हैं। देखो CNG को LPG भी कहते हैं, है ना। CNG को LPG भी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह एक साफ़ सुथरा ईंधन है क्योंकि इसे जलाने पर पर्यावरण को बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इससे पर्यावरण को दूषित नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता है। अतः इसे साफ़ सुथरा ईंधन भी कहा जाता है, ये कहते हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। रांची में भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत जगह भी इसका इस्तेमाल होने लगा क्योंकि ये गैस इस ईंधन से कम उष्मान ये निकलता है, प्रदूषण निकलता है, इसीलिए। आगे है जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से लाभ एवं हानियाँ। तो सबसे पहले हम लोग लाभ के बारे में जानेंगे कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग से हमें क्या लाभ है ना। तो आज हमारी आवश्यकता का लगभग 3/4 जो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति जीवाश्म ईंधन से होता है। मतलब जितना हम लोग का ज़रूरत है, जितना यूज हो रहा है अभी, उसमें से 3/4 जो ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधन से ही मिल रहा है।
दूसरा जो लाभ में से है कि अकेले कोयला हमारी आवश्यकता का 62% भाग को पूरा कर सकता है। क्या बताया जा रहा है, जो कोयला जो ईंधन है ना, तो बोला अकेले कोयला जो है खाली हमारी आवश्यकता जितना ऊर्जा अभी इस्तेमाल किया जा रहा है और सब गैसों को मिला के, तो उसमें से 60% भाग को पूरा कर सकता है। इनके उपयोग से थर्मल पावर संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन का ही, क्योंकि कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, तो इन्हीं के हम लोग लाभ पड़ रहे हैं। तो इनका अधिकतर उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे कोयला का उपयोग किया जाता है ना। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने या फिर वाहनों को चलाने, घरेलू ईंधन के रूप में भी करते हैं। बताया जा रहा है कि प्राकृतिक गैस जो है और जो पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग हम लोग विद्युत बनाने में और फिर वाहन को चलाने में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जीवाश्म ईंधन में प्राकृतिक गैस एक साफ़ सुथरा ईंधन है। इनका हमारे पर्यावरण पर बहुत कम बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब फायदा हुआ। अब हम लोग थोड़ा मतलब लाभ हुआ। अब हम लोग ये जानेंगे हानि, कि क्या क्या हानि है जीवाश्म ईंधन का उपयोग से। तो सबसे पहला उपयोग जो हानि है उसमें से ये है कि जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसका मतलब इसका भंडार सीमित है और ये भाई समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बार बार एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जहाँ से जितना कोयला बना है, कोयले मान लें जितना कोयला बना है तो वो निकलते रहेगा। तो अगर हम यूज करें तो ख़त्म ही होते जा रहा है। दूसरा है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन, नाइट्रोजन एवं गंधक यानी कि सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनता है, लेकिन बता रहा है कि जीवाश्म ईंधन को जलने पर, ठीक है, अगर हम मीथेन गैस का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं बनता है, लेकिन कोयला और अगर हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो बोलता है कि जलने के टाइम देखते हैं ना बहुत सा धुआं निकलता है। तो बोल रहा है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, जो अम्लीय वर्षा को उत्पन्न करता है। और इन्हीं लोग के जरिए क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा जानते हो ना, जीवाश्म ईंधन के दहन के समय बिना जला हुआ कण धुएं के साथ बाहर आता है। यह कण पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। बता रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जब जलता है तो उस समय जला हुआ जो कण है धुएं के साथ निकलता है और यह फिर पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पर्यावरण में रह रहे जितने भी जीव हैं सब कुछ से समस्या होने वाला है। इसके उपयोग से कपड़े, मकान तथा अन्य सामान गंदे होते हैं। ये कण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाने पर हमें बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है ना। बताया जा रहा है कि ये जो कण है जब जलता है तो धुआं में मिल जाता है, फिर धीरे धीरे फिर ये हम लोग के सांस के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और हम लोग को बीमारी का कारण बन जाता है। ये जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव वाला गैस है। तो ये बता रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुख्यतः कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको भी याद रखना है, ठीक है, कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब जान रहे ना, धीरे धीरे टेम्परेचर का बढ़ना एटमॉस्फेयर में ना वाला गैस है। अतः इसके उपयोग से हमारा पर्यावरण धीरे धीरे गर्म होता चला जा रहा है। बोल रहे हैं टेम्परेचर राइज करते चला जाता है, ठीक है। तो क्या कि ये गैस जो है वो समझो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब आता है तापीय विद्युत संयंत्र। यहाँ जो है तापीय विद्युत संयंत्र में क्या बताया जा रहा है ना,
कि तापीय विद्युत संयंत्र एक ऊष्मीय विद्युत व्यवस्था है जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह देखो एक प्रक्रिया दिखाया जा रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ खाली एक कुकर है ना, यहाँ से ऊष्मा दिया जा रहा है, कोयला या लकड़ी जो भी है। जब इसको दिया जा रहा है तो जो कुकर का नली होता है जहाँ से भाप निकलता है, उस भाप का प्रेशर से टरबाइन घुमाया जा रहा है ना। क्या घुमाया जा रहा है? हाँ, ये लिखल भी है टेबल टेनिस बॉल में धातु की पंखुड़ियाँ लगा हुआ है, इसमें पंखुड़ी है ये, और ये है जल भाप नली वाला है, नली है। तो जब ये पंखा घूमता है तो इससे जुड़ा हुआ है डायनेमो। डायनेमो का मतलब होता है जनित्र, और फिर जनित्र के जरिए क्या निकलता है? विद्युत, और उससे बल्ब जलता है। तो ये जो प्रक्रिया आप यहाँ दिख रहा है, यह बहुत शॉर्टकट में दिख रहा है, लेकिन इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। हाँ, एक आगे दिख रहा है जल विद्युत संयंत्र। इसमें क्या होता है? कहता है जल ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों को हम लोग जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। यह कहता है जल में जो मौजूद ऊर्जा है उसका उपयोग करके जब हम लोग विद्युत ऊर्जा में उसको तैयार करते हैं, बदलते हैं, तो हम लोग इस संयंत्र को जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। इससे किसी नदी में, बांध या डैम में निर्मित कर पानी को जमा कर लिया जाता है। पहले बता रहा है कि डैम मतलब कि जो नदी होता है ना, तो नदी को अगर आप छेक दोगे, रोक दोगे, तो एक तरफ के एरिया कहा जाता है पानी से पूरा भर जाता है, और वो हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको डैम। डैम यानी कि हाँ, तो उसको डैम यानी कि बांध बोलते हैं। निर्मित पानी, और वही पानी का हम लोग जमा कर लेते हैं, और फिर पानी के तेज़ बहाव के नीचे स्थित विद्युत जनरेटर के पंखों में टरबाइन टकरा जाता है, और वो तेज धार का जो पानी होता है उसको एक पंखा में गिराया जाता है, और जब पंखा में गिराया जाता है तो उस पंखा से जनित्र को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जनित्र क्या करने लगता है? घूमने लगता है, और जैसे जनित्र घूमने लगता है फिर वो क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जनित्र का मतलब क्या है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, का निर्माण हो जाता है। वर्तमान समय में कुल आवश्यक ऊर्जा में लगभग 23% इसी के द्वारा पूरी की जाती है। हम लोग को जो भी घर में यहाँ जो ऊर्जा मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा ना, वो इसी के जरिए आया हुआ है ना। डैम में पानी गिरा उसके वजह से बन रहा है। यहाँ एक बताया गया है कि ये डैम है, इधर जलाशय है, पानी भरा हुआ है, गेट के जरिए पानी को गिराया जाता है। यहाँ आपका टरबाइन होता है, टरबाइन घूमता है, जनित्र जिसको पावर हाउस बोलते हैं, और फिर यहाँ से फिर क्या होता है? बिजली को उत्पन्न किया जाता है। फिर इधर का जो पानी चला जाता है वो नदी में चला जाता है। नदी है इधर समझो डैम है, इधर नदी है ना, पानी बह के फिर निकल जाता है। तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र का व्यवस्था दृश्य बताया जा रहा है यहाँ। आगे है ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। मतलब बताया जा रहा है कि जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है जो, तो उसके उपयोग के लिए क्या क्या प्रौद्योगिकी में सुधार किया गया है। तो बताया रहा है कि पहला जैव मात्रा, यानी जिसको हम लोग बायोमास कहते हैं। अभी बायोमास क्या है? तो बोलता है कि जंतु तथा वनस्पतियों के अवशेष, जंतु समझ रहा है, जीव जंतु और वनस्पति तो जो हो गया तुम्हारा पेड़ पौधा का पत्ता होता कि अवशेष सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से सड़ जाते हैं। हम लोग जानते हैं सड़ने वाला चीज़ है भाई, पत्ता सड़ जाता है ना। तथा मीथेन 75%, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मुक्त होता है। चूँकि ये ईंधन पादप तथा जंतु के उत्पाद है, अतः ईंधन को हम जैव मात्रा कहते हैं। बता रहा है कि जीव जंतु के उत्पाद, जीव जंतु के अवशेष, वनस्पतियों का अवशेष, और जो जीव जंतु के अवशेष हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? जैव मात्रा कहते हैं। मतलब सीधा बोले जंतुओं के उत्पाद, तो जंतु का उत्पाद हो गया क्या? जो उसका मलमूत्र है उससे बनाया जाना है ना। आगे हम लोग का है कि जैव गैस।
जैव गैस यानी कि बायोगैस संयंत्र। ये कौन सा संयंत्र है, किस तरह का संयंत्र है? तो हमारे देश में पशुधन की विशाल संख्या है। पशुधन का मतलब जानवरों की, जो हमारे लिए पर्याप्त ईंधन का अस्थायी स्रोत है। इसके लिए एक संयंत्र विकसित की गई है और इस संयंत्र का मुख्य कच्चा माल जंतुओं या मवेशियों का मल मूत्र या फिर गोबर होता है। यह बताया जा रहा है कि जो जैव गैस यानी कि बायोगैस संयंत्र है, संयंत्र यानी का समझो एक प्रकार के प्लांट है ना। प्लांट यानी पेड़ पौधा वाला नहीं, जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है ना, ऊर्जा को बदला जाता है एक रूप से दूसरा रूप में। तो हमारे देश में पशुधन की विशाल संख्या है जो हमारे लिए पर्याप्त ईंधन के स्थायी स्रोत हैं। इसके लिए एक संयंत्र विकसित की गई है। इस संयंत्र का मुख्य कच्चा माल जंतुओं या फिर मवेशियों का मल मूत्र या फिर गोबर है। हमारे देश में 2 प्रकार के बायोगैस संयंत्र कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि हम लोग के देश में 2 तरह के बायोगैस संयंत्र कार्यरत है, मतलब ये काम चल रहा है, काम हो रहा है। दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक संयंत्र में गुलंदनुमा टंकी स्थित रहती है तो दूसरे में गैस टंकी तैरती रहती है। बायोगैस संयंत्र में गोबर तथा जल का निर्माण मिश्रण बताया जा रहा है कैसे इसको तैयार करते हैं। तो बायोगैस संयंत्र में गोबर तथा जल का निर्माण, जिसे स्लरी कब कहा जाता है, जब इन्हें अस्पंचित डाइजेस्टर में डाला जाता है तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है और अपघटन को पूरा होने में कई दिन लगते हैं। अपघटन के पश्चात मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जैसी उत्पन्न होती है। जैव गैस को गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ भी कुछ नाम आया है, जैसे सलरी, संपाचित्र। तो ये सब कहाँ के बारे में बात कर रहा है? देखो ये करदम है, मिट्टी है, यहाँ गैस टंकी है, यहाँ पे गैस निकलने का निर्माण है, मिट्टी है, खाद है और ये आपका निर्गम टंकी है। ये जो चित्र बताया जा रहा है, जो व्यवस्था दिखाया जा रहा है ना, इसी को हम लोग संपाचित्र यानी कि डाइजेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो करदम है यहीं पे क्या किया जाता है, उस पर मल मूत्र को रखा जाता है, समझे, और फिर मिट्टी उट्टी ढक के उसको पहले सड़ाया गलाया जाता है, फिर टंकी में यहाँ से फिर गैस का निर्माण यहीं से होता है। यहीं से गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। और जो गैस बाहर निकलता है वो कौन कौन सा गैस बाहर निकल सकता है? तो ये गैस आपका था मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और सल्फाइड गैस। तो ये एक व्यवस्था है, समझे। और इसी व्यवस्था की वजह से क्या किया जा रहा है कि ऊर्जा समझे निकाला जा रहा है ना। अभी सब गैस निकलेगा तो हम लोग इस गैस का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं फिर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ना। तो आप आगे है जैव गैस यानी बायोगैस की उपयोगिता, मतलब इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस चीज़ में करेंगे। तो पता यह जलने पर धुआं नहीं उत्पन्न करती है, मतलब इस गैस का खासियत है कि धुआं उत्पन्न नहीं होगा। इसके जलने पर पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा होती है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा मिलेगा। यह गैस घरेलू उपयोग में आसानी से लाई जा सकती है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इससे अवशिष्ट पदार्थ का निपटारा आसानी से हो जाता है। बातें समझ में आ रही है ना सर? देखो यहाँ बोलता है इससे अवशिष्ट पदार्थ का निपटारा। तो अवशिष्ट पदार्थ का मतलब अभी यहाँ पे कचरे का ना इस्तेमाल करके यहाँ बनाया जाता है। गैस की समाप्ति के बाद संयंत्र से इन्हें निकालकर खेतों में खाद के रूप में आसानी से उपयोग में लाई जाती है। जैसे मान लो तो इसका इस संयंत्र में सीधा क्या बताया, समझ लो कि जो जानवरों का जो मल है उसको जमा किया जाता है, फिर धीरे धीरे जब वो अपघटित होने लगता है तो वहाँ से गैस निकलने लगता है, और जब सब गैस निकल जाता है लगभग तो फिर वो खाद बन जाता है। और उस खाद का इस्तेमाल फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की समाप्ति के बाद संयंत्र से इन्हें निकालकर खेतों में खाद के रूप में आसानी से उपयोग में लाई जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन का तथा फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक होता है जो फसलों के लिए लाभदायक है। अतः उपरोक्त कारणों से बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बायोगैस यानी कि जैव गैस में मीथेन,
75% पाया जाता है। बताया जा रहा है कि जो बायोगैस है इसमें आपका मीथेन कितना है, 75% में पाया जाता है। आगे जो हम लोग है वो है पवन ऊर्जा। तो पवनों में गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो संचयित होती है, अतः पवन के गतिज ऊर्जा उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्य करने में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल आज से नहीं, बहुत पहले से किया जा रहा है, परंतु इस पवन का वेग हर जगह तो समान नहीं होता है। अब सभी जगह हवा का जो रफ्तार होता है एक जगह सा नहीं रहता है। कहीं का हवा का रफ्तार अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो कहीं 25 किलोमीटर पर आवर है। सामान्य मंद पवन का वेग 5 से 10 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। अतः बोलते तो अति जो तीव्र विनाशकारी टर्नेडो जो वेग है वो 800 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक हो सकती है। यह बताया जा रहा है कि कहीं पे हवा का जो रफ्तार है वो कम है, गति जो है वो कम है, और कहीं पे जो हवा का गति है ज़्यादा है ना, बहुत तेज 800 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। बोला तीव्र है ना, तीव्र विनाशकारी टर्नेडो का जो वेग होता है वो 800 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक होता है। सामान्यतः पवन ऊर्जा के गतिज ऊर्जा से निम्नलिखित पवन कार्य किए जाते हैं। मतलब बोला जा रहा है पवन ऊर्जा के जो पवन ऊर्जा हम जानते हैं भाई गतिज ऊर्जा बहुत है, तो उसका उपयोग करके कार्य किया जा रहा है। तो क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके पाल वाली नाव को चलाने में जिसमें कपड़ा लगा रहता है ना, कृषि कार्य में भूसे को अनाज से अलग करने में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े या फिर नम वस्तु को सुखाने में, पवन चक्की का निर्माण में, पवन टरबाइन की मदद से बिजली उत्पादन करने में और वायुयान के उड़ने में, मतलब इन चीज़ों में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिना पवन ऊर्जा का ये सब संभव नहीं है। आगे बोल रहा है ग्लाइडर को उड़ाने में, पतंग के उड़ाने में, इन सभी चीज़ में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। अगला आता है कि पवन चक्की। पवन चक्की पवन ऊर्जा से संचालित होने वाला एक संयंत्र है जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा से होता है। यह सीधा बोल रहा है पवन चक्की जो है ना, पवन ऊर्जा से संचालित होने वाला एक संयंत्र है, ठीक है। और इस संयंत्र में जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा से होता है। मतलब पवन चक्की के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक भाग को टावर बोलते हैं, दूसरा को रोटर बोलते हैं। टावर क्या होता है, तो यह 4 स्तंभों वाली एक संचालित होती है। टावर इसको बोलते हैं जो 4 वो स्तंभ रहता है, 1 2 3 और एक पीछे है ना, तो 1 2 3 और एक पीछे 4 वो क्या होता है आपका स्तंभ होता है, जो ज़मीन के सीमेंट की मदद से एकदम दृढ़ कर दिया जाता है। इसके ऊपरी भाग में रोटर स्थापित किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इसकी ऊंचाई 6 से 20 मीटर के बीच में होता है। रोटर यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट को, ये रोटर है ना। रोटर पवन की गति से घूमता है। कम ऊंचाई वाले रोटर में 12 ब्लेड या भी डेने लगे होते हैं। तो रोटर जो है वो पवन की गति से घूमता है और कम ऊंचाई वाले रोटरों में 12 ब्लेड या फिर डेने जिसको बोलते हैं, जबकि अधिक ऊंचाई वाले ब्लेड में 3 ब्लेड लगी होती है ना। ये ब्लेड के बारे में बात कर रहा था। कार्य प्रणाली कैसा है, तो बोलता है जब पवन का तेज प्रभाव रोटर के ब्लेडों में टकराती है तो ब्लेडर पर एक बल लगती है जिससे वो घूमने लगते हैं। यदि उनसे टरबाइन जुड़ा हो तो टरबाइन के घूमने से बिजली उत्पन्न हो जाती है, जिनका हम अनेक कार्यों में फिर उपयोग कर सकते हैं। बिजली उत्पन्न होने के बाद तो हम लोग कोई भी कार्य को आराम से कर सकते हैं। आगे है कि पवन चक्की का कार्य। पवन चक्की द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। क्या क्या कार्य किया जा सकता है, तो पवन चक्की द्वारा चापाकल से पानी भी निकाल सकते हैं। वायुयान की उड़ाने में तो लोग जानते हैं पवन चक्की का इस्तेमाल वायुयान की उड़ाने में नहीं, गलत लग रहा है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है ना। पवन चक्की के कार्य से पवन वायुयान की उड़ाने में नहीं बात आएगा। अच्छा ठीक है, ये भी सही है क्योंकि ब्लेडर वहाँ भी लगा रहता है ना। सही है। जब हम लोग हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसमें भी तो ब्लेडर लगा हुआ रहता है। इसी के बारे में बात करें। जब पवन ऊर्जा से निर्मित विद्युत उत्पादन में भी पवन चक्की का प्रयोग होता है। अनाज मिलों को भी
हम लोग जानते हैं चलाने में पवन चक्की का भी प्रयोग होता है। किसी एकल पवन चक्की का निर्गत आधार अर्थात उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होता है, जिसके कारण इनका व्यापक उपयोग संभव नहीं है। अतः इसके उपयोग हेतु किसी विशाल भूभाग बहुत सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती है, जिन्हें पवन ऊर्जा फार्म कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर इनसे विद्युत प्राप्त करने हेतु इन सभी पवन चक्कियों को परस्पर जोड़ दिया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी पवन चक्कियों का कर जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। अगला जो है वो है कि पवन ऊर्जा की सीमाएं या फिर बाधाएं। क्या क्या सीमाएं हैं पवन ऊर्जा का? तो पवन ऊर्जा फार्म वहाँ नहीं लगाया जा सकता जहाँ पर वर्ष भर अधिकांश समय में 15 किलोमीटर पर आवर से कम पवन वेग रहता हो, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर से कम वेग पवन पर यह संयंत्र कार्य नहीं करती। मतलब बता रहा है ये कंडीशन, बाधाएं हैं कि कहाँ पे हम लोग पवन चक्की नहीं लगा सकते हैं उसका, या पवन से चाल बल यूज होने वाला जितना भी फार्म है उसका हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? तो ये कंडीशन बताया जा रहा है कि यहाँ हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने हेतु विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत बड़ा ज़मीन का खंड की ज़रूरत होता है। जैसे 1 मेगावाट के जनित्र के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर की ज़मीन चाहिए। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज हो जाएगा ज़मीन बिजली बनाने में, तो भी तो ठीक नहीं है। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत अत्यधिक है। साफ साफ बोल रहा है कि पवन ऊर्जा फार्म का स्थापित करने की जो आरंभिक लागत है, स्टार्टिंग लागत है, वो बहुत अधिक है। इनके पंखुड़ियाँ तथा दृढ़ आधार के वायुमंडल में खुले रहने के कारण चक्रवात, धूप, वर्षा आदि को झेलने की क्षमता लायक बनाने होंगे। अतः इनके उच्च स्तर के रखरखाव की आवश्यकता भी है। यहाँ बोला जा रहा है कि देखो बांध लो, ये चीज़ तो बाहर में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? बाहर में। तो धूप, पानी, बरसात, हर तरह का चीज़ को झेलना है, तो इसको तो भाई थोड़ा सा महंगा मेटल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पवनों का देश यानी कि जिसको डेनमार्क कहते हैं, तो कहता है कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पवन चक्कियों द्वारा कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा का लगभग 25% विद्युत उत्पन्न होता है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में आगे है। पवन ऊर्जा के मामले में भारत का 5वां स्थान है, याद रखना इस बात को। और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप जो भारत का विशालतम पवन ऊर्जा का फार्म स्थापित किया गया, और यहाँ पे 380 मेगावाट उत्पन्न करता है क्या चीज़? बिजली। ठीक है, तो आगे दिन हम लोग फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि वैकल्पिक अथवा परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या है। ठीक है।